दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपका हमारे चैनल मास्टर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आपके लिए एक नई सीरीज लाए हैं आपके लिए, जो 30 प्रश्नों की सीरीज है और सारे प्रश्न भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित हैं। ये जो प्रश्न लाए हैं प्रस्तावना से संबंधित हैं। इन प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से कम एक प्रश्न तो जरूर ही किसी न किसी पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम सारे प्रश्न जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रखे हैं। इसलिए हम सीरीज को शुरू करने से पहले प्रस्तावना को एक बार पढ़ लेते हैं, प्रस्तावना में क्या कहा गया है। उसके बाद फिर एमसीक्यू सीरीज शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को यह संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। इसी प्रस्तावना से संबंधित हम 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं। तो आप प्रश्न को पढ़िएगा, पहले हल करने की कोशिश करिएगा, फिर उसके बाद हम उत्तर बताते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारे देश पर अंग्रेज लोग शासन करते थे। जैसा वो लोग कहते थे, नियम और कानून पारित करते थे, उसी के आधार पर हमारे देश में शासन व्यवस्था चल रही थी। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया और हमारे देश का संविधान बन गया, तो संविधान में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत के जो सभी लोग हैं, भारत देश के जो सभी नागरिक हैं, सब क्या हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। वह किसी भी तरह के बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आशय क्या है? अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है, इससे हम क्या समझते हैं? पहला विकल्प है, भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, भारत आंशिक रूप से स्वतंत्र है, भारत केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, और चौथा विकल्प है, भारत उपनिवेश है। दोस्तों, अभी हमने आपसे बताया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आशय होता है कि भारत जो है किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न 3 का सही उत्तर हो जाएगा ए, भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं, अर्थात किसी बाहरी शक्ति के द्वारा भारत जो है काम नहीं करेगा। भारत में जो भी कार्य होगा, जो भी शासन व्यवस्थाएं स्थापित की जाएंगी, नियम और कानून लागू किए जाएंगे, वो जनता द्वारा बनाए गए संसद और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन रहेगा। इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों, पहला है 44वां संविधान संशोधन, बी है 42वां संविधान संशोधन, अगला है 73वां संविधान संशोधन और अगला विकल्प है 86वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन दोस्तों 1976 में हुआ था। इसी संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों, अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 1950, 1976, 1992 और 2002। तो दोस्तों, ये भी शब्द जो है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भी जो है 1976 में जोड़ा गया था, क्योंकि 1976 में ही 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसी 42वें संविधान संशोधन में ही जो है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था।
इसका सही उत्तर हो जाएगा 1976। अगला प्रश्न है, गणराज्य का अर्थ क्या है? गणराज्य का अर्थ क्या है? पहला है वंशानुगत शासन, दूसरा है निर्वाचित प्रमुख, तीसरा है सेना शासन और चौथा है न्यायपालिका शासन। तो दोस्तों, गणराज्य का अर्थ यह होता है कि हमारे देश का जो सबसे ऊपर के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, अर्थात सबसे ऊपर के पद पर कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अगर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो ऐसे व्यवस्था को हम गणराज्य कहते हैं। और अगर ऊपर का बैठा हुआ व्यक्ति राष्ट्रपति हो या फिर राजा हो, अगर वह वंशानुगत है, अगर राजा अपना पद त्याग देता है या राजा खत्म हो जाता है, उसके जगह पर उसी के वंश से या उसी के परिवार से ही किसी दूसरे को राजा बना दिया जाता है, अर्थात वंशानुगत शासन है। तो ऐसे व्यवस्था को क्या कहते हैं? वंशानुगत शासन। तो गणराज्य का अर्थ क्या है? हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचित मंडल के द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल हम कह सकते हैं, निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो कुल कहने का अर्थ यह है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है वह चुना जाता है, उसका निर्वाचन होता है। इसलिए हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है गणराज्य है, ना कि वंशानुगत शासन है। इसलिए गणराज्य का अर्थ हो जाएगा निर्वाचित प्रमुख, यानी हमारे देश का जो प्रमुख है वह निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। कहने का तात्पर्य है प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो अभी हमने प्रस्तावना में पढ़ा था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अर्थात प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन किन विषयों से संबंधित है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन किन विषयों से संबंधित है? पहला है विचार और अभिव्यक्ति, दूसरा है विश्वास, धर्म और उपासना, तीसरा है दोनों, चौथा है केवल राजनीतिक अधिकार। तो दोस्तों, प्रस्तावना में जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था शुरुआत में, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता है और विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना से संबंधित है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, समानता का क्या अर्थ है? पहला विकल्प है केवल सामाजिक समानता, दूसरा है केवल आर्थिक समानता, तीसरा है अवसर और स्थिति की समानता, चौथा है केवल राजनीतिक समानता। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अवसर और स्थिति की समानता, अर्थात स्थिति की समानता में ही हमारी सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता आ जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समानता का क्या अर्थ है? अवसर और स्थिति की समानता। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना में बंधुता का उद्देश्य क्या है? पहला विकल्प है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करना, दूसरा विकल्प है केवल आर्थिक विकास, तीसरा केवल शिक्षा, चौथा केवल न्याय। तो दोस्तों, प्रस्तावना में बंधुता का जो उद्देश्य है वह व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करना है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना का निर्माण किसने किया? पहला है संसद, दूसरा है संविधान सभा, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पहले दूसरे वाले सीरीज में पढ़ा था, प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। लेकिन उस उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ न कुछ संशोधन करके, चाहे वह शब्दावली का संशोधन हो या किसी और चीज़ों का संशोधन रहा होगा, उसको जो है संशोधन करके तब संविधान सभा ने स्वीकार किया था। लेकिन ये है कि लगभग 80 से 90% जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था वैसा ही संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था
उद्देश्य प्रस्ताव को केवल लगभग 15 से 10% को संविधान सभा ने उसमें संशोधन किया था। तो प्रस्तावना का निर्माण किसने किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, लेकिन उसका निर्माण अगर पूछा जा रहा है प्रस्तावना का निर्माण किसने किया, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा ने। भले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था, लेकिन संविधान सभा ने उस पर विचार किया, संशोधन किया, उसके बाद उसको स्वीकार किया। इसलिए अंतिम रूप से अगर देखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा संविधान प्रस्तावना का निर्माण संविधान सभा ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान का भाग किस मामले में माना गया? पहला है गोलकनाथ केस, दूसरा है केशवानंद भारती केस, तीसरा है मिनर्वा मिल्स केस, चौथा है शंकर प्रसाद केस। तो दोस्तों प्रस्तावना पर बहुत प्रकार की बहसें और मुद्दे उठते रहे हैं। कभी कभी प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया, कभी फिर मान लिया जाता था। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में कई प्रकार की याचिकाएं दायर हुई थी और उस पर बहस हुआ था। अंतिम रूप से जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था तो उसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था। और किस केस में माना गया था? केशवानंद भारती केस में मान लिया गया था। अर्थात प्रस्तावना को संविधान का भाग केशवानंद भारती केस में माना गया था। इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या है? पहला है जनता का शासन, दूसरा है राजा का शासन, तीसरा है सेना का शासन, चौथा विकल्प है न्यायपालिका का शासन। तो दोस्तों लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है जनता का शासन। अर्थात जिस देश में प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा होता हो और सरकार जो बनती हो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार बन रही हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं और ऐसे ही शासन को हम जनता का शासन कहते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता का शासन। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकता और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? एकता और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? पहला है 42वां संविधान संशोधन, दूसरा है 44वां संविधान संशोधन, तीसरा है 52वां संविधान संशोधन और चौथा विकल्प है 86वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों एकता और अखंडता शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया जो 1976 में हुआ था। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो अब आप दोस्त समझ गए होंगे कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता इन तीनों शब्दों को प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 1976। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों का परिचय देना, कानून बनाना, न्याय देना, चुनाव कराना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना का जो मुख्य उद्देश्य है संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों का परिचय कराना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना में न्याय का कौन सा प्रकार नहीं है? हमने प्रस्तावना में पढ़ा था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो प्रस्तावना में न्याय का कौन सा प्रकार नहीं है? तो सामाजिक प्रकार सही है, आर्थिक प्रकार सही है और राजनीतिक प्रकार सही है। इसमें धार्मिक प्रकार गलत हो जाएगा। इसलिए प्रस्तावना में न्याय का धार्मिक प्रकार सही नहीं, धार्मिक प्रकार को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक, यानी विकल्प डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना में स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? संवैधानिक सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता, केवल आर्थिक स्वतंत्रता, आंशिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात की गई है उस स्वतंत्रता का तात्पर्य यही होता है कि भारत के सभी नागरिक संवैधानिक सीमाओं के भीतर रह करके अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि आप इतने स्वतंत्र नहीं हो गए हो, आप चाहे जो कर लो, चाहे किसी की मारो, चाहे किसी को मारो, गाली दो, कुछ भी कर लो, इतनी स्वतंत्रता आपको नहीं दी गई। आपको संवैधानिक सीमाओं के भीतर रह करके अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करना है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला
प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना किसका परिचय देती है? पहला है संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों का, दूसरा है केवल मूल अधिकारों का, तीसरा है केवल नीति निर्देशक तत्वों का, चौथा है केवल न्यायपालिका का। तो दोस्तों, प्रस्तावना जो संविधान की है हमारे देश की, प्रस्तावना को संविधान की कुंज ताले को खोलते हैं फिर हमारा पूरा घर खुल जाता है। उसी प्रकार हम जो है अपने देश की इस प्रस्तावना को अगर पढ़ लें, हम पता चल जाएगा हमें कि इस संविधान में क्या कहा गया है। तो प्रस्तावना जो होती है, संविधान के जो आदर्श और उद्देश्य हैं, अर्थात उसमें अच्छाइयाँ क्या हैं और इस संविधान के द्वारा किन उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश की गई है, उसका परिचय कराती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों का, विकल्प ए। प्रश्न है दोस्तों, समाजवादी का आशय क्या है? पहला है पूंजीवाद, बी है समानता आधारित व्यवस्था, सी है तानाशाही और डी है राजतंत्र। तो दोस्तों, समाजवादी का आशय है समानता आधारित व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था जहां पर सभी के समानता की बात की गई हो, किसी के साथ कोई भेदभाव पूर्ण न किया जा रहा हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? पहला विकल्प है सभी धर्मों का समान सम्मान, दूसरा विकल्प है एक धर्म, तीसरा विकल्प है कोई धर्म नहीं, चौथा विकल्प है राज्य धर्म। तो दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों का समान सम्मान, अर्थात हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे देश में सरकार के द्वारा सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाता है, किसी के साथ कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी धर्मों का समान सम्मान। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणराज्य का तात्पर्य क्या है? पहला है वंशानुगत शासन, दूसरा है निर्वाचित प्रमुख, तीसरा है सेना शासन, चौथा है न्यायपालिका शासन। अभी कुछ देर पहले दोस्तों इस प्रश्न को हम कर चुके हैं। गणराज्य का तात्पर्य होता है निर्वाचित प्रमुख, अर्थात हमारे देश का जो प्रमुख व्यक्ति है, जब सबसे ऊपर पद पर बैठा हुआ है, उसका निर्वाचन जब होता है, उसको हम जब चुन करके लाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचित प्रमुख। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना में न्याय किन क्षेत्रों में दिया गया है? पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है राजनीतिक, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना में बंधुता किनको सुनिश्चित करती है? पहला विकल्प है व्यक्ति की गरिमा, दूसरा है राष्ट्र की एकता और अखंडता, तीसरा है दोनों, चौथा है केवल स्वतंत्रता। तो दोस्तों, यह भी प्रश्न रिपीट हो गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करती है प्रस्तावना में बंधुता, अर्थात बंधुता से तात्पर्य है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना में समानता किन रूपों में दी गई है? पहला विकल्प है अवसर की समानता, दूसरा है स्थिति की समानता, तीसरा है दोनों, चौथा है केवल आर्थिक समानता। तो दोस्तों, इसका ये भी प्रश्न रिपीट हो चुका है, बस क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों। प्रस्तावना में समानता, अवसर की समानता और स्थिति की समानता दोनों रूपों में दी गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक किससे संबंधित है? ये भी प्रश्न रिपीट हो गया है। जनता का शासन, राजा का शासन, न्यायपालिका, सेना। तो प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक का संबंध है जनता के शासन से। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का संबंध किससे है? संविधान के उद्देश्यों से, केवल कानून से, केवल न्यायपालिका से, केवल संसद से। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान के उद्देश्यों से। प्रस्तावना का संबंध संविधान के उद्देश्यों से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना में गरिमा, व्यक्ति की गरिमा किससे जुड़ी हुई है? ए है बंधुता, दूसरा विकल्प है समानता, तीसरा है स्वतंत्रता और चौथा है न्याय। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा जो है वो बंधुता से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता किससे संबंधित है?
पहला है न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है बंधुता, चौथा है समानता। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता बंधुता से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना को कब अपनाया गया? तो दोस्तों पहला विकल्प है 26 जनवरी 1950, दूसरा है 26 जनवरी 1949, तीसरा है 15 अगस्त 1947 और चौथा विकल्प है 2 अक्टूबर 1950। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। जिस दिन हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, उसी दिन 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को भी अपनाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, आखिरी प्रश्न है, प्रस्तावना लागू कब हुई? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1950। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसी दिन प्रस्तावना को भी लागू किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों इस प्रकार यह 30 प्रश्न केवल और केवल भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित हैं। अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें से जरूर आपका प्रश्न मिल जाएगा। इसलिए इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़िएगा, याद करिएगा और इसमें से हर प्रकार के परीक्षा में जरूर एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और एक चीज़ मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आप जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रेयर की तरह, जिस तरह आप प्रेयर याद करते हैं और प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक बार जरूर याद कर लीजिए। एक बार उसको आप याद कर लेंगे तो अगर आप जब जब परीक्षा देंगे तो प्रस्तावना से एक क्वेश्चन जरूर फिक्स है। बाकी बात छोड़ दीजिए, प्रस्तावना में पूरे संविधान का निचोड़ है। प्रस्तावना आप एक बार याद कर लीजिए, एक बार आप याद कर लेते हैं तो आपको उसमें से जब भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आप एक क्वेश्चन पक्का करके आएंगे। और संविधान की प्रस्तावना को याद करने के बाद जिस प्रकार आप प्रतिदिन पूजा करते हैं भगवान की, उसी प्रकार आप उस प्रस्तावना को आप रोज सुबह शाम एक बार रिवीजन करते रहिए। जब आप 2 4 6 दिन रिवीजन करेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब चला जाएगा तो आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए आप प्रस्तावना को जरूर याद कर लीजिए। अगर खुदा न खास्ता अगर आप जो है टीचर की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और आपका राजनीति विज्ञान का विषय है, तो प्रस्तावना अगर आप याद कर लेंगे, आप कंपटीशन का पेपर पास कर लेंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी। जितने दिन तक आप जो है शिक्षक के पद पर रहेंगे उतने दिन तक आपके काम आएगा। तो कुल कहने का मतलब हमारा ये है कि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी भर काम आने वाली चीज़ है उसको तो जरूर याद कर लीजिए, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, चाहे जैसे याद करो। क्योंकि आप जब एक बार याद कर लेते हैं, जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक वो आपके काम आएगी। इसलिए दोस्तों ये 30 प्रश्न जरूर देख लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अगली वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।